A very very good afternoon to all my Yakinians, to all my नादान परिंदों. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon everyone. हेलो 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 अभिलाषा, राउत, नितिका, प्रियांशु, फातिमा, राखी, रिपू, कैसे हैं मेरे सारे नादान परिंदे? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए मुझे. यस मेरे नादान परिंदों. आज कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था यहाँ कोटा स्टूडियो में, और इसीलिए आपकी क्लास जो है थोड़ी सी रीशेड्यूल करनी पड़ी. 5 मिनट्स हमें रीशेड्यूल करनी पड़ी थी. फॉल्ट तो बड़ा था, ऐसा लग रहा था कहीं क्लास कैंसिल ना हो जाए, बट आई वॉज रियली होपिंग एंड प्रेइंग कि हे भगवान नादान परिंदों से मिलवा दो मुझे. तो हमारी प्रार्थनाएं सुन ली आपकी और मेरी, और क्लास शुरू हो गई है. तो आई जस्ट होप कि ऑडियो वीडियो आपको एकदम क्लियर है. हेलो हेलो हेलो, एक स्टूडेंट का मुझे दिखा, आई एम न्यू, सो वेलकम वेलकम टू गुरुमास फर्स्ट क्लास. कैसे हैं सारे नादान परिंदे? अरे वाह, अभी मैंने देखा 175 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, एक ने लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. 176, ग्रेट ग्रेट. चलिए मेरे नादान परिंदों, तो आज हम जो हमारा कॉकरोच का थोड़ा पार्ट बचा है उसे करेंगे. कॉकरोच के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे. बहुत 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 मजा आएगा. एक ऐसी यूनिट जिसमें से हर चैप्टर से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं, और केवल एनसीईआरटी रटकर काम नहीं चलता है. ये एक ऐसी यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी जहां हम अपनी बॉडी की फंक्शनिंग सीखेंगे. मैं कोशिश करती हूं हर बार बहुत सारे मेडिकल के, एमबीबीएस के, मेरे रियल लाइफ प्रैक्टिस के किस्से कहानियों के थ्रू आपको चीजें समझाने की और याद करवाने की. आपके जो भी सीनियर्स हैं सिलेक्टेड, वो बताते हैं कि गुरुमा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में मजे आ जाते हैं, और जो हॉस्पिटल के किस्से आप बताते हो रिलेट करके, उससे कॉन्सेप्ट भी याद हो जाता है लंबे टाइम तक, और एक मोटिवेशन भी मिलता है टू स्टडी इवन मोर. तो आई ट्राई कि यही चीजें मैं आप तक भी पहुंचा पाऊं और आपको भी हेल्प आउट कर पाऊं. तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये एक ऐसी यूनिट है जो सिर्फ एनसीईआरटी रट कर क्रैम करके काम नहीं चलता है, कॉन्सेप्चुअल है. अपनी बॉडी की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, बहुत 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 मजे आएंगे. तो इसी के साथ मेरे नादान परिंदों, जरा सबके ये क्या हो गया, ये तो कॉकरोच आ गए. जरा सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी. आइए स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का. बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो. खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है. मैं देख रही हूं अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट ने 180 आउट ऑफ 180, 2 या 3 स्टूडेंट्स ने लिख दिए हैं. एक ने लिखा है 355 टोटल बायो में आ रहे हैं. बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन. चलिए, तो जिनकी फर्स्ट क्लास है वो अभी थोड़ी देर पेशेंस रखना. नया चैप्टर जब शुरू करूंगी तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा, पुराने चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होगा. और आप लोगों का बैकलॉग क्लियरिंग के बारे में हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं. तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, प्लीज डोंट वरी, आज से क्लास को बहुत अच्छे से नए सिरे से पढ़ना. अब और बैकलॉग नहीं बनाने देना है, और जो बैकलॉग क्रिएट हुआ है एक चैप्टर का, वी आर वर्किंग ऑन इट. जल्दी आपको पता चलेगा कि हम उसको कैसे क्लियर करवाएंगे आपका. ठीक है, चलिए, बहुत 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 एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं. आ जाओ बेटा. तो ये आपका लास्ट लेक्चर था, ये आपकी लास्ट क्लास थी. लास्ट क्लास हमने कॉकरोच पढ़ा था, उसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था. कितने स्टूडेंट्स ने यहां तक पढ़ लिया, जरा मी लिखकर बताइए. बेटा मैंने आपको बताया था कि मेल कॉकरोच के पास काइटिन के स्ट्रक्चर्स थे यहां पर, गोनापोफाइसिस. उनकी हेल्प से वो फीमेल कॉकरोच पर ग्रिप बनाएगा, और मेल कॉकरोच से स्पर्म के पैकेट्स, स्पर्मेटोफोर्स रिलीज होंगे, और वो यहां स्पर्माथीका जो है, स्पर्माथीका फीमेल के अंदर, वहां पर जाकर स्टोर हो जाएंगे. सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी कि फीमेल कॉकरोच में 1 ओवरी के अंदर 8 यानी टोटल 16 ओवारियोल्स, यानी 16 ओवा बनेंगे एट अ टाइम. वो सब इस वेजाइना में आएंगे, और यहां से इस छेद फीमेल गोनोपोर के थ्रू यहां जेनाइटल चेंबर में आ जाएंगे. तो मेल गैमीट स्पर्म भी जेनाइटल चेंबर में आएगा, फीमेल गैमीट ओवम भी जेनाइटल चेंबर में आएगा, और यहां फर्टिलाइजेशन होगा, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनसाइड जेनाइटल चेंबर. इसके बाद में ये काइटिन के स्ट्रक्चर्स हैं गोनापोफाइसिस फीमेल में, ये इन्हें 2 रोज में अरेंज करेंगे.
8 फर्टिलाइज्ड एग्स ईच। और उसके बाद यहां पे 2 कोलैटेरियल ग्लैंड्स हैं जो इसके चारों तरफ एक कवरिंग बना देंगे। अब हम इसे ऊथिका कहेंगे। ऐसी ऊथिका यहां जिनाइटल पाउच के अंदर आ गई। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन, न्यू स्टूडेंट्स जो है बेटा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर है एवरीबडी? यानी अब हमें लिखना है कि आखिर ये ऊथिका क्या है। तो लिखिए प्लीज ऊथिका। ऊथिका, ऊथिका बेटा, ऊथिका एक कैप्सूल है जिसके इनसाइड 8 + 8 यानी 16 फर्टिलाइज्ड एग्स हैं और उनके चारों तरफ एक कवरिंग है, कैप्सूल है, डार्क ब्राउन रेडिश कलर की होती है। आइए चलिए हम इतना लिखते हैं। सो कैप्सूल जिसके अंदर है यानी एनकेसिंग फर्टिलाइज्ड एग्स, इसे अनफर्टिलाइज्ड लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी बॉडी के अंदर हो चुका है और चारों तरफ एक कैप्सूल बन गया, उस पूरे को ऊथिका कहेंगे। इट इज डार्क रेडिश, एनसीईआरटी की लाइंस है, डार्क रेडिश टू ब्लैक ब्राउनिश कलर, एकदम डार्क रेड या ब्लैक ब्राउन के बीच का ब्लैक ब्राउनिश कलर। इसे येलो ग्रीन ब्लू लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कलर एनसीईआरटी में दिया है, इंपॉर्टेंट है। नाउ 3/8 इंचेस या 8 मिलीमीटर लॉन्ग, बेटा डायमेंशंस भी एनसीईआरटी में दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। 3/8 इंचेस है या 8 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो लंबाई है दिस इज 3/8 इंच या 8 मिलीमीटर। जल्दी से लिख लीजिए बेटा। एनकेसिंग इंग्लिश का वर्ड है, केस। जैसे मेरे स्पेक्स हैं तो इसका जो पाउच है मैं उसे केस बोल सकती हूं, केस। तो वो जो केस है, कैप्सूल है, उसके अंदर मेरा चश्मा है, स्पेक्स है, तो मैं कहूंगी कि जो मेरा स्पेक्स रखने वाला चश्मे का कवर है, इट इज अ कैप्सूल एनकेसिंग माय स्पेक्स। गुरुमा स्पेक्स, ठीक है। केस करना, एन केस मतलब कैप्सूल है, उसके अंदर फर्टिलाइज्ड अंडे हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो फीमेल कॉकरोच है उसे पता है कि इसके अंदर मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट। जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया होगा, डेवलपमेंट शुरू हो गया होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स बनना शुरू हो गए होंगे, यानी एम्ब्रियो बनना शुरू हो गए हैं। तो फीमेल कॉकरोच अब इस ऊथिका को बाहर निकालेगी बॉडी के और एक जगह पे छोड़ आएगी। कहां छोड़ आएगी बाहर? बेटा उसे मालूम है कि जब ये अंदर वाले एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप होंगे और बाहर आएंगे तो इन्हें खाना चाहिएगा, इन्हें पानी चाहिए। तो ये ऊथिका ऐसी जगह पे ड्रॉप करके आएगी जहां पर फूड सोर्स हो आसपास, जहां पर नमी हो, मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, फूड सोर्स हो, ताकि जब ये एम्ब्रियो इनसे लार्वा निकलेगा, वो बाहर आएगा कैप्सूल तोड़ के, तो उसे खाना पीना मिल सके। जनरली ऐसा दीवारों में, क्रैक्स में, जहां छोटे छोटे नालियां होती हैं वहां पर होता है। तो वहां पर ये इस ऊथिका को ड्रॉप कर देगी या चिपकाए आएगी, यानी छोड़ आएगी। तो ध्यान से सुनो, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो चुका है, ऊथिका के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ है, बट बाकी का जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी के बाहर होगा। यहां तक समझ आया? चलो तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं। ड्रॉप्ड, दिस ऊथिका इज ड्रॉप्ड और ग्लूड एट अ सूटेबल सरफेस। ऐसा नहीं कहीं भी, मां तो मां होती है, एट अ सूटेबल सरफेस, एट अ सूटेबल सरफेस वहां पर रख दिया जाएगा। ऐसा कहां होता है? इन अ क्रैक और क्रिवाइस। क्रिवाइस मतलब बेटा क्रैक, क्रैक को ही बोलते हैं क्रैक, क्रैक। यहां पे क्या क्या होना चाहिए? एक तो
नमी, पानी, हाई ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, और एक आसपास खाने का सोर्स होना चाहिए ताकि जैसे ही ये लार्वा बाहर आए उसे खाना मिले, कहीं वो भूखा नहीं मर जाए उसका बच्चा। तो नियर बाय फूड होना चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी। इसे लो ह्यूमिडिटी लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। हो गया इतना? सबको समझ आ रहा है? चलिए, अब बेटा अगर हम एक फीमेल कॉकरोच की बात करें, एक बार में वो एक ऊथिका प्रोड्यूस करती है एट अ टाइम, लेकिन पूरी लाइफ में अगर बात की जाए तो 9 से 10 बार, जितनी भी फीमेल कॉकरोच की लाइफ है, जिंदगी है, रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उसमें 9 to 10 ऊथिका वो प्रोड्यूस करती है। एनसीईआरटी की लाइन है, डेटा है, डायरेक्ट आना चाहिए। ऑन एन एवरेज a female cockroach produces 9 to 10 ootheca in a lifetime. 9 to 10 ootheca. each containing, जरा चैट्स में लिखकर बताओ कि ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स हैं या अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं। बताइए, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं या अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है बॉडी के अंदर, उनको 2 रोज में अरेंज कर दिया गया है, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। वेरी गुड, अजय ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। अच्छा, कुणाल बहुत बढ़िया, नैन्सी, दानियल, सुगंध, निकिता, रिदिमा, सैयद, कशिश, खुशी, समीर, कलीम, बहुत बढ़िया। अभी बताओ कितने एग्स होंगे फर्टिलाइज्ड एग्स 1 ऊथिका के अंदर? लिखकर भेजो, 1 के अंदर। हमने कितना पढ़ा था बेटा कि 8 + 8 16 ओवा बने थे, 16 स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो 16 जाइगोट यानी 16 एम्ब्रियो बनेंगे, यानी ऊथिका के अंदर 16 होने चाहिए। बट अपनी एनसीईआरटी में लिखा है 14 to 16। ऐसा क्यों लिखा है? बहुत इजी है, मैक्सिमम तो 16 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, पर हो सकता है कोई 1-2 फर्टिलाइज ना करे हो, है ना, हो सकता है ना, चांस की बात है। तो 14 to 16 एक एवरेज लिख दिया है, प्लीज नोट कर लीजिए। अब बेटा ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं ये डेवलप करेंगे, ऊथिका के अंदर ही डेवलपमेंट होगा। अब आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, ध्यान से सुनना। होता क्या है, जैसे सपोज करो एक की बात करूं, एक फर्टिलाइज्ड एग की, वो डेवलप करना शुरू करेगा। सपोज उसने एक स्टेज बना ली, एक पर्टिकुलर लेवल पर वो आ गया। अब वो क्या करता है बेटा, उसके चारों तरफ काइटिन की प्लेट भी होगी, वो इस ऊथिका की वॉल को तोड़ेंगे, बाहर आ गए, और अपनी काइटिन की वॉल भी तोड़ते हैं, तभी तो फिर वो ग्रो करेंगे, फिर वो बड़े होंगे, साइज में ग्रो करेंगे, फिर चारों तरफ काइटिन की वॉल बनाएंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, चेंजेस होंगे, फिर एक लेवल आएगा ग्रो करते करते, फिर ये भी काइटिन की वॉल टूटेगी, फिर वो और ग्रो करेंगे, फिर चारों तरफ और चौड़ी और बड़ी काइटिन की वॉल बनाएंगे, फिर उसके अंदर ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, मैच्योर होंगे। इसे बोलते हैं मोल्टिंग। ये जो काइटिन की वॉल बार बार तोड़ते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, फिर नई वॉल बनाते हैं, इसे बोलते हैं मोल्टिंग। बेटा 13 बार 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, तब जाकर अडल्ट कॉकरोच बनता है। इसके लिए हार्मोन भी निकलता है इनकी बॉडी के अंदर, एक ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे मोल्टिंग हार्मोन बनता है। पहले हम लोग ये हार्मोन्स के नाम भी पढ़ाते थे। मोल्टिंग हार्मोन था जो मोल्टिंग करवाता है, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है, ऐसे ही अपनी काइटिन की खोल, जो स्क्लेराइड्स, वो जो एक्सोस्केलेटन है, उसे तोड़ता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है, ऐसे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। 13 टाइम्स ऐसा होता है। पता नहीं आप में से किसी ने देखा है या नहीं, अगर कोई गांव के परिवेश का हो जहां पे कॉकरोच वगैरह बहुत मिलते हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि कॉकरोच बैठा है, पर वो कॉकरोच नहीं होता, उसकी खोल होती है, वो अपनी शेल छोड़ जाता है, काइटिन की प्लेट का पूरा जो एक्सोस्केलेटन है छोड़ देता है, वो कॉकरोच तो निकल गया, फिर वो ग्रो करेगा, फिर अपने चारों तरफ नई काइटिन की प्लेट एक्सोस्केलेटन बनाएगा। देखा है क्या किसी ने?
इसे मोल्टिंग कहते हैं, मोल्टिंग। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, सबसे पहले उससे पहला लार्वा निकला, लार्वा को निम्फ कहते हैं, निम्फ। जैसे फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल कहा था, कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं, निम्फ। देखा है? अरे वाह यार, वेरी गुड। और ऐसे 13 बार मोल्टिंग्स होगी बेटा, इसे 12 या 14 लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। 13 टाइम्स मोल्टिंग्स होगी, 13 टाइम्स मोल्टिंग, 13, तब जाकर वो अडल्ट कॉकरोच बनेगा, अडल्ट, मेल फीमेल जो भी होगा, अडल्ट कॉकरोच। ठीक है, देखा है, काफी सारों ने देखा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। ठीक है, अब एक बात और समझो बेटा, जब मान लो 11th टाइम मोल्टिंग हुई है, 12th टाइम मोल्टिंग हुई है, 13th टाइम के बाद तो फाइनली अडल्ट बन ही गया है, तो जो 11th के बाद या 12th के बाद भी मोल्टिंग हुई है, उसमें भी तो काफी कुछ वो अडल्ट जैसा बन गया है ना कॉकरोच, काफी कुछ, काफी मैच्योरिटी तो आ गई होगी ना, लेकिन विंग्स फिर भी नहीं मिलते। विंग्स केवल और केवल अडल्ट में ही पाए जाते हैं। जो विंग्स डेवलप होते हैं बेटा, विंग्स, वो केवल अडल्ट्स में मिलते हैं। फाइनली जब 13th टाइम मोल्टिंग होगी, तब जाकर इतना डेवलपमेंट होता है कि वो जो मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक विंग्स हैं वो डेवलप हो गए हैं। ठीक है, न्यू स्टूडेंट ब्राउन मुंडा, तो मुंडा थोड़ी देर सुंडा, ये टॉपिक खत्म हो जाए, फिर नए चैप्टर से सब कुछ समुंडा समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ प्रियांशी कह रही है प्लीज कोई बताओ यार, कोई क्यों बताएगा, गुरुमा बताएगी, नए चैप्टर शुरू होगा, अभी तो बताया था प्रियांशी बेटा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एक लास्ट लाइन, द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, एक बार लिख लो, निम्फल स्टेज, द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज। बेटा इसका इसमें सुनना, मतलब इवन अगर 12th मोल्टिंग की बात करें, 11th मोल्टिंग की बात करें, जब ऑलमोस्ट अडल्ट की तरह हो गया है, तब भी विंग्स एब्सेंट होंगे। विंग्स तो फाइनली ही बनेंगे जब 13th मोल्टिंग हो जाएगी। हाँ, विंग पैड्स जरूर बन जाते हैं बेटा, विंग पैड्स, जिन पर आगे जाकर फ्यूचर में विंग्स बनना है, उसकी तैयारी हो जाती है, लेकिन विंग नहीं बनता। विंग फाइनली लास्ट 13th के बाद ही होगा। ठीक है, ये देखो माही, एक ही बात, हौले 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 हो जाएगा न्यू चैप्टर स्टार्ट, हौले 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 हौले। कब स्टार्ट होगा, पढ़ाने तो दे बेटा, अभी स्टार्ट हो जाएगा, सुन लो, तब तक कानों को थोड़ा कष्ट दे दो। चलिए, हो गया, लिख लिया सबने, डन डनाडन डन। ये पूरी एक एक लाइन मैंने आपको बता दी है, नोट्स में लिखवा दी है। अब बेटा फ्रॉग जब हमने पढ़ा था तो आपको याद है, फ्रॉग में हमने लास्ट में फ्रॉग के यूजेस पढ़े थे। कितने स्टूडेंट्स को याद है कि फ्रॉग पेस्ट था, कीड़े खाता था, कार्निवोरस था? तो वो पेस्ट नहीं था, फ्रॉग कार्निवोरस था, कीड़े खाता था, और इसीलिए वो प्रोटेक्ट करता था हमारे क्रॉप्स को। फ्रॉग एक इंपॉर्टेंट लिंक था फूड चेन, फूड वेब्स में। फ्रॉग की मस्कुलर टांगे खाई जाती हैं कई सारी कंट्रीज में। फ्रॉग के बहुत सारे यूजेस थे, कॉकरोच का कोई यूज नहीं है, कॉकरोच में बुराइयां ही बुराइयां हैं। चलिए आइए, तो मेनी स्पीशीज आर वाइल्ड, जंगली, और कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी उससे कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं बनता। ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं बेटा, ये पेस्ट हैं, क्योंकि ये हमारा खाना खराब करते हैं और अपने एक्सक्रीटा से हमारा खाना खराब कर देते हैं। मैं ये भी बता चुकी हूं कि बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस जो हैं उसको ये ट्रांसमिट करते हैं। ये सब मैंने आपको कॉकरोच के लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी बता दिया था।
कॉकरोच का जो फर्स्ट लेक्चर था जहां कॉकरोच के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, तो सिर्फ एक ये वाली लाइन अभी अभी नोट करो, नोट करो बेटा। मेनी स्पीशीज आर वाइल्ड, लिखो बेटा लिखो, एड इन नोट्स, फर्स्ट लाइन, ओनली फर्स्ट लाइन। मेनी स्पीशीज आर वाइल्ड, जंगली हैं। इसे ऑल कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, फ्यू कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। मेनी स्पीशीज आर वाइल्ड एंड ऑफ नो नोन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है पूर्वी, मजे आ रहे हैं बेटा? नो नोन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। चलो हो गया सबका, डन 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 डन। प्यारे प्यारे नादान परिंदे, मुझे बस 1 सेकंड दे दो। जस्ट 1 सेकंड। चलिए हो गया, आ जाओ, आओ थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। ये लो आपके लिए पहला क्वेश्चन, करो बेटा ट्राई, करो सब लोग, फिर क्लास शुरू करेंगे, अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हमें पता है स्क्लेरीज जो है उनमें फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है जो उनको जोड़ेगी। बी फॉर बॉम्बे, 65% ने एकदम सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई बेटा, पूरे कॉकरोच के मजेदार क्वेश्चंस करते हैं हम। फीमेल के अंदर क्या एब्सेंट होगा बेटा? स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, ये ओनली मेल्स में है। बाकी एनल सर्का, स्टर्ना क्या थी बेटा? स्टर्ना नीचे वाली स्क्लेराइट, टर्गाइड क्या थी? टर्ना ऊपर वाली स्क्लेराइट, और एनल सर्काई कान जो साउंड वेव्स रिसीव करते हैं। 85% ने परफेक्ट आंसरिंग की है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नितिन एक बार बस बुक्स के साथ मैच करते चलो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो वो लिख लेना, ठीक है? चलो माउथ पार्ट हमने पढ़े थे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं। इसमें 1 लैब्रम, 1 लेबियम, 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिला और 1 हाइपोफैरिंग्स, याद है? चल 90% ने एकदम सही आंसरिंग की है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया नादान परिंदों, वेरी गुड, वेल डन। फोर विंग, फोर विंग बेटा ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब मीजोथोरैसिक जो प्रोटेक्टिव विंग है। और मीजो बीच में बैठी थी मीना, मीना बीच में बैठी, मीना बीच में बैठी, टेगमिना। 72% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम में हेपेटिक या गैस्ट्रिक सी की कहां पर है बेटा? फोरगट जो है वो माउथ से लेके क्रॉप एंड गिजार्ड, गिजार्ड पे एंड हो जाएगी। फोरगट और मिडगट के बीच में, फोरगट और मिडगट के बीच में है। 6 to 8 है, ब्लाइंड ट्यूब्स हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? 50% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीटिंग नहीं करना बेटा, नोट्स नहीं देखना है अपने को, नोट्स नहीं देखना है। स्पिरिकल्स 10 जोड़ी होते हैं बेटा, 2 जोड़ी थोरैक्स में होते हैं 2 पेयर, और 8 पेयर एब्डोमेन में होते हैं, नॉस्ट्रल्स के बराबर होते हैं। इन्हीं के थ्रू O2 CO2 एयर का एक्सचेंज होता है विद द एटमॉस्फेयर। 65% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हटाने हैं बेटा। एक्सक्रीटरी मेन मालपीगियन टिब्यूल होता है, बाकी फन यानी फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड्स, नेफ्रोसाइट्स हेल्प करते हैं। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, हाइंड गट के थ्रू डालता है, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। कितने स्टूडेंट्स को सब याद आ रहा है? जरा मी लिखकर भेजिए। 75% ने एकदम सही आंसरिंग भी कर दी है। बताइए नादान परिंदों। बस इसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, कंपाउंड आइज में 2000 होती है हेक्सागोनल यूनिट्स ओमाटीडिया एक आंख के अंदर, एक के अंदर। और रेजोल्यूशन जो है, सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है पर रेजोल्यूशन लो होता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं बनती है। 75% ने सही आंसरिंग की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज एक फीमेल कॉकरोच अपनी जिंदगी में 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, और हर ऊथिका के अंदर 14 से 16, 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। इसे अनफर्टिलाइज लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। 70% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करिए। बेटा यहां पर ये एंटीरियर अयोटा थी, ये फैन शेप्ड की एलरी मसल्स थी, ये फनल शेप्ड के 13 चेंबर्स हैं जिनमें ऑस्टिया है ऑन आइदर साइड। तो ए तो है एंटीरियर अयोटा, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी एलरी मसल्स और 3 फनल शेप चेंबर्स ऑफ हार्ट। 60% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए है, बी है, सी डी ई। चलो करो ट्राई। स्टूडेंट्स ये तो हाइपोफैरिंग्स है, सी दिख ही रहा है। लो सी से आंसर आ गया, ये लो। वैसे ये अपर लिप है लैब्रम, ये मैंडिबल थी, ये मैक्सिला है, और ये लोअर लिप है लेबियम, ये मैक्सिलरी पैल्प था, और ये लेबियल पैल्प था। याद है लैब्रम में भी र आ रहा है, ऊपर में भी र आ रहा है, ऊपर वाले लिप्स को लैब्रम बोलते हैं। याद आ रहा है या नहीं मेरे नादान परिंदों को?
80% ने करेक्ट आंसरिंग किए। वाह, वेल डन, वेल डन, क्या बात है, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। बेटा ये छोटू सी आंख है, ये बड़ी आंख है, यानी बी कंपाउंड आई है, ए ऑसिलस है, ए ऑसिलस है, बी कंपाउंड आई है। नाउ यहां पर सी तो कॉमन दिया हुआ है दोनों में। मेन जो हमें हेल्प करेगा, एफ भी कॉमन दिया हुआ है, मैंडिबल और मैक्सिला दी हुई है। हमें अपर लिप और लोअर लिप पता करना है, डी और ई में से। बेटा डी नीचे है, ई ऊपर है, ई ऊपर है, डी नीचे है, ई ऊपर है, डी नीचे है। तो ई वाला ऊपर होगा, ई वाला ऊपर होगा यानी लैब्रम, ई वाला ऊपर होगा यानी लैब्रम। डी वाला नीचे था लेबियम, डी वाला नीचे था लेबियम। याद आ रहा है, मैंने डायग्राम को भी ट्रिक से, टिप से याद करवाया था। 55% ने एकदम सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड, एक और क्वेश्चन करिए ट्राई। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये तो सलाइवरी ग्लैंड है, ये ईसोफेगस है, ये लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जहां फूड स्टोर होता है, क्रॉप है, ये गिजार्ड जहां ग्राइंडिंग होगी, फिर ये मिडगट है। यहां पर याद है गाना गाया था, इल्कोरे इल्कोरे। तो बी, ए तो सलाइवरी ग्लैंड है, बी क्रॉप है, बी क्रॉप है, बी क्रॉप है, और सी गिजार्ड है, सी गिजार्ड है। डी मालपीगियन टिब्यूल्स है, फोरगट मिडगट के जंक्शन पर 100 से 150 येलो फिलामेंटस ट्यूब्स, और ई इल्कोरे इल्कोरे यानी इलियम थी। 80% ने सही आंसरिंग किए यार, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, करो ट्राई, चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी, कहीं से भी शुरू कर सकते हो बेटा, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये क्या दिख रहा है, ये स्पर्माथिका है बेटा, ये ओविडक्ट है कॉमन वाली यानी वेजाइना। इसी लेवल पर डी जो है ये स्पर्माथिका है, डी जो है वो स्पर्माथिका है, डी जो है वो स्पर्माथिका है। चलो ए क्या है देखते हैं। ए बेटा इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो जो हैं ये कोलैटेरियल ग्लैंड्स हैं। ए जो है वो कोलैटेरियल ग्लैंड है, ये नहीं है कोलैटेरियल ग्लैंड। चलो अब ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला जो है वो चेम्बर है और नीचे वाला वेस्टिब्यूल है, टोटल मिलाकर पाउच है। तो बी होना चाहिए, बी होना चाहिए चेम्बर और सी होना चाहिए वेस्टिबुलम। बी ऊपर वाला है, ऊपर, और सी नीचे है, ऊपर और नीचे। आंसर सी हो जाएगा। 40% ने करेक्ट आंसरिंग की है बेटा। ये ऊपर, ऊपर और नीचे, ये देखो ना, बी ऊपर बना है और सी नीचे बना है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो ऊपर चेम्बर होता है, नीचे वेस्टिबुलम होता है। मेरी पलटू जनता पलट गई, मेरी पलटू जनता पलट गई। ये लो बेटा एक और क्वेश्चन आपके लिए, करिए। ये क्या था बेटा, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ए टेस्टिस है, ठीक है, ए टेस्टिस है। टेस्टिस 2 नंबर पे दिया है, ए टेस्टिस है, यानी ए का 2 होगा, ए का 2 होगा। नाउ ये क्या था बेटा, ये पीछे फैलिक ग्लैंड है, ये वाला अलग से सेपरेट फैलिक ग्लैंड है। तो बी फैलिक ग्लैंड है, बी फैलिक ग्लैंड है, यानी B4 है, B4 है। लो आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब आप देख लो, सी जो है बेटा ये एनल सर्काई है, डी जो है ये कॉर्डल स्टाइल है, ई जो है वो सूडोपेनिस है, और एफ जो है वो टिंटिलेटर है। आंसर तो अपना ऑलरेडी आ चुका है। 60% ने सही दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत टफ होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। चलो इसमें मुझे एक अच्छा सा परसेंटेज चाहिए। अभी पढ़ाऊंगे बेटा न्यू चैप्टर, जो बच्चे पढ़ रहे हो उनको तो करने दो इतने दिन से, आपका बैकलॉग भी क्लियर करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। हेड ऑफ कॉकरोच सारी दिशाओं में घूमता है, 90 डिग्री पर होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी से, टिडिंग टिडिंग सब जगह घूमता है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्दन है, फ्लेक्सिबल नेक है। नेक किस रीजन से निकलती है? थोरैक्स के पहले सेगमेंट से, यानी प्रोथोरैक्स का शॉर्ट एक्सटेंशन होता है। 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल्स पूछा है बेटा, फॉल्स। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट्स, ध्यान से पढ़ो। फीमेल कॉकरोच में एक ओवरी में 8 यानी ओवरीज, दोनों में 16 ओवारियोल्स होंगे, करेक्ट है।
कॉकरोच में मोजाइक विजन है, बिल्कुल करेक्ट है। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है बेटा, हाई, पर क्लियर इमेज नहीं है, लो, यही रॉन्ग होना चाहिए। बाकी 6-7 में मशरूम ग्लैंड होता है और फीमेल कॉकरोच के 6th सेगमेंट पर 2nd से 6th तक ओवरी है, उसी लेवल पर ओविडक्ट है, वेजाइना है और एक जोड़ी स्पर्माथिका है। कितने स्टूडेंट्स को ये सब याद आ रहा है? चेहरे पे स्माइल आ रही है, वाओ यार आता है मुझे, जरा मी लिखकर भेज दो। 60% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। हमें करेक्ट बताना है। ग्राइंडिंग माउथ पार्ट्स हाँ करते हैं, जैसे मैंडिबल भी तो ग्राइंडिंग रीजन और इंसाइजिंग रीजन था, हाँ तो मैंडिबल भी तो माउथ पार्ट है, हो सकता है। नर्वस सिस्टम वेंट्रल है बेटा, वेंट्रल है, वेंट्रल, हाँ सेगमेंटली अरेंज्ड है, गैंग्लिया है, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब कुछ करेक्ट है। मेल्स में एक जोड़ी छोटे थ्रेड लाइक एनल स्टाइल है, सही है। 16 लॉन्ग मालपीगियन टिब्यूल, देखो मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पर है, मालपीगियन टिब्यूल है, पर 100 से 150 फिलामेंटस येलो कलर के हैं। अब आंसर क्या लगाएं? अब बेटा ये आंसर लगा देंगे, क्यों? क्योंकि अब हम ये बोलेंगे कि नहीं, मेन ग्राइंडिंग तो गिजार्ड से होनी है। मेरे प्यारे नादान परिंदों बहुत ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में यहां पर 100 से 150 लिख दिया तो फिर ये आंसर हो जाता, तो फिर इसको करेक्ट एक मिनट, हमसे करेक्ट ही तो पूछा है, हमसे करेक्ट पूछा है। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, हम इसको भी रॉन्ग, ये वर्ड आ गया, ओनली, ओनली थोड़ी ना होता है, ओनली थोड़ी ना होता है। गिजार्ड में भी तो मेन ग्राइंडिंग होती है, मैंडिबल से भी ग्राइंडिंग होती है, तो करेक्ट ये है केवल सी, सी विल बी द आंसर। 50% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 4 क्वेश्चंस और है, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस ओनली, बहुत सही पकड़े हैं, बहुत सही। लास्ट मोल्टिंग के बाद क्या होगा? बेटा लास्ट के पहले तक विंग पैड बन जाता है, पर विंग नहीं बनता। विंग, विंग्स जो डेवलप होंगे वो आखिरी मोल्टिंग के बाद जब अडल्ट बनेगा तभी बनते हैं, ओनली देन। 85% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, बिल्कुल मत लिखना। कभी कोई बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है वो लिखेंगे, वो मैं बता दिया करूंगी, स्पेशली जेनेटिक्स। अच्छा मैं तो आपको बॉटनी नहीं पढ़ा रही हूँ, जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगी। बाकी अभी सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी बार बार रिवाइज करनी है, और बाकी डीपीपी रहेगी अपनी, पीवाईक्यू का लेक्चर रहेगा, वो सब मैं बता चुकी हूँ। यूरिक एसिड जो है ये कॉकरोच में होता है, बाकी फ्रॉग मैन में यूरिया होता है, और अर्थवर्म हम पढ़ते नहीं है, उसमें भी मेनली यूरिया रहता है, और जब पानी होता है, गड्ढे भर जाते हैं तो अमोनिया होता है, पर यूरिक एसिड नहीं, वो तो मेनली हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड वाले इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बस 3 क्वेश्चन और है, इसको मिला के 3 करेक्ट बताना है। फूड मैंडिबल और गिजार्ड दोनों करता है, करेक्ट है, तो यही आंसर होना चाहिए। मालपीगियन टिब्यूल एक्सक्रीटरी है, कोलॉन से नहीं निकल रहे बेटा, मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पर है। हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं है, हीमोग्लोबिन तो होता ही नहीं है बेटा, कलरलेस खून था, याद है, हीमोलिम्फ कहा था। और यूरिक एसिड होता है मेन प्रोडक्ट, ना कि यूरिया। आंसर तो आ गया ए। 82% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस हम शुरू करेंगे अब नया चैप्टर। मालपीगियन टिब्यूल्स जो थे बेटा ग्लैंड्यूलर थे, आपको याद है, वो पोटेशियम यूरिक एसिड यानी पोटेशियम यूरेट उठाते थे बॉडी कैविटी से और उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते थे, और सीलिया की हेल्प से उसे हाइंड गट इलियम में डालते थे, यानी ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड। आंसर विल बी ऑप्शन ए। 70% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन। न्यू चैप्टर, सबको मजे आएंगे।
क्लास छोड़ दो। वाह वाह यार, ऐसा आज तक हुआ है बेटा? बनिया गुरु माँ है आपकी, 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगी, कम कभी नहीं पढ़ाएंगे। चलो करेक्ट सीक्वेंस बेटा, सबसे पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर शॉर्ट टिब्यूलर फैरिंग्स, फिर नैरो टिब्यूलर ईसोफेगस, उसके बाद क्रॉप आएगा। लो कहानी खत्म। फिर गिजार्ड, गिजार्ड तक फोरगट है, कायदे से यहां पर मिडगट या मीजेंटेरॉन आना चाहिए। और फिर हमारा गाना, इल्को रे इल्को रे, इल्को रे इल्को रे, मंगला रे चोरी चोरी मैया। 76% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत 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 बढ़िया। चलो तो अब आ जाओ नादान परिंदो, हेडिंग डालो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। लिखिए प्लीज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। हमने कॉकरोच का रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है। लिख लो बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। बहुत मजे आएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं। और लिखो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। चलिए बेटा, फिजियो और लॉजी, लॉजी वर्ड लोगोस से आया है जिसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी। और फिजियो का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग। स्टूडेंट्स मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा। जब आप एमबीबीएस में जाएंगे और वहां पे पहले फर्स्ट प्रॉफ में जाएंगे, एमबीबीएस में ईयर नहीं बोलते, सेमेस्टर नहीं बोलते हैं, प्रॉफ बोलते हैं, प्रोफेशनल। तो जब आप फर्स्ट प्रॉफ में जाएंगे तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स होंगे। एक एनाटॉमी, जहां आप इंटरनल मसल्स, नर्व्स, बोन्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और एक होगा फिजियोलॉजी, और एक बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सब साइकिल्स वगैरह पढ़ोगे। फिजियोलॉजी जो है उसमें आप नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ेंगे ह्यूमंस की, यानी आप डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम्स को भरपूर 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 डिटेल में पढ़ेंगे। और जब आप सेकेंड प्रॉफ में जाएंगे तो वहां पर पैथोलॉजी सब्जेक्ट और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होगा। पैथो, पैथो मतलब बीमारी, डिजीज की स्टडी, एबनॉर्मल जब हो जाए उसकी स्टडी। और फार्मा मतलब दवाइयां, जो ड्रग्स देंगे उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। तो पहले आपको नॉर्मल फंक्शनिंग आनी चाहिए, तभी आप एक्चुअली डिजीज आप पता कर सकते हो कि एबनॉर्मैलिटी क्या है। एनसीईआरटी ने ईश्वर जाने क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम को जब कोविड हुआ था तो डिलीट कर दिया, और एनटीए के सिलेबस, नीट के सिलेबस से भी डिलीट हो गया, जबकि वो बेसिक्स है बेटा। कहते हैं ना, पेट सही तो पूरी बॉडी सही, पेट खराब तो सब खराब। एक्चुअली सही बात है। बट अब आप खुशी की बात कह लीजिए, एक चैप्टर कम हो गया आपका। दुख की बात मेरे लिए, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं तो हमेशा चाहती हूँ बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर पढ़ें, उसका रेफरेंस भी बहुत जगह आता है। बट एनीवेज, हमारे सिलेबस में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी, लोकोमोटरी, न्यूरल कंट्रोल और एंडोक्राइन, ये 6 चैप्टर्स जो हैं ये 11th क्लास में है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12th क्लास में है। तो ऐसे करके 6 ये और 1 ये 7 चैप्टर्स हो जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बट रिप्रोडक्शन को मैं अलग मान रही हूं, तो उसके अलावा 6 चैप्टर्स हो गए। आप भले ही मत लिखना बेटा, अगर हम एक ऑन एन एवरेज माने तो हर चैप्टर से कम से कम 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं पर चैप्टर, यानी ऑलमोस्ट 15 मतलब 12 से 15-16 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसको केवल रटकर काम नहीं चलता है बेटा, केवल रटकर एनसीईआरटी कितनी ही घोट लो आप, काम नहीं चलेगा। यहां पे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। ऐसे कई सारे पीवाईक्यूज मैं आपको दिखाऊंगी जो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, रटकर सॉल्व नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आइए हेडिंग डालिएगा। केवल इतना लिख लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब लिख लो बेटा, बस इतना लिख लो।
नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टडी करेंगे, ह्यूमन के नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टडी। बस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे आएंगे। चल लिख लो एक बार, आ जाओ। अब हम हेडिंग डालते हैं, आपने ऑलरेडी डाल रखी है, आप दोबारा मत लिखिएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चल सबसे पहले एकदम बेसिक समझो, बेसिक्स। बेटा हमने सबसे पहले खाना खाया, खाना खाना फूड, फूड में क्या खाया, चलो आओ समझते हैं बेसिक से। सपोज करो हमने रोटी या चावल, मेन हमारा यही स्टेपल फूड रहता है, चपाती या राइस खाया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। आलू की सब्जी खाई, कार्बोहाइड्रेट्स है। दाल, पनीर, सोयाबीन, चिकन, इन सब में प्रोटीन्स हैं। ऑयल, घी, बटर यूज करा होगा बनाने में, उसमें लिपिड्स हैं। यानी जब भी हम फूड खा रहे हैं, खाना, तो हम अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, लिपिड्स एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स वगैरह भी हैं। तो हमने सबसे पहले खाना खाया, इंजेस्ट किया माउथ से, वो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, माउथ, बक्कल कैविटी, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, मतलब फैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, एनस छेद, ये पूरी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो हमने जो भी खाना खाया बेटा, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गया, गोज इनटू एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। चलो यहां तक तो हम समझ गए, जो भी खाना खाया वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गया। अब बेटा होता क्या है, जो भी हमने खाया, फॉर एग्जाम्पल हमने राइस ली, रोटी ली, आलू लिया, उसमें स्टार्च है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने शायद पढ़ा होगा, वरना मैं आगे पढ़ाऊंगी कि वन स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर लाखों ग्लूकोज होते हैं। हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। लिपिड्स लिए, उसके अंदर फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इन सब के बीच में बॉन्ड्स हैं, ये जॉइंट है। जैसे अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के बीच में ईस्टर बॉन्ड्स हैं। यानी ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बॉन्ड्स हैं और इनमें कार्बन भी है, यानी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, जब ये खाना हमारे स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टीन, डिओडेनम में जाएगा, यहां एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स इन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। लाइजोसोम्स आपने पढ़े होंगे ना, बॉटनी के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सर ने पढ़ाए होंगे, उनमें एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा, कोई प्रोटीन वाले पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, कोई लिपिड वाले ईस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा। तो अब बेटा ये एकदम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। जैसे अगर स्टार्च है तो बहुत सारे अलग अलग ग्लूकोज हो जाएगा, प्रोटीन था तो अलग अलग बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, यानी सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जो तेल घी था वो फैटी एसिड में हो जाएगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा ये जो घटना है, रितिका आपका आंसर नो है, जो आपने पूछा है नो है। चलो ये जो घटना है इसे ही डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन, इसे कहते हैं फूड का डाइजेशन। बेटा डाइजेशन का मतलब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंजाइम्स की हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे और बड़े बड़े ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाएगा, ये डाइजेशन होता है।
इसके लिए एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, अमाइलेज, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अब बेटा जब एक बार ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल में स्मॉल इंटेस्टीन तक जाते 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 पूरे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, सब अपने अपने छोटे छोटे सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इनको एक एक सेल तक पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज की बात करूं, बेटा ग्लूकोज को मुझे सेल तक पहुंचाना है, अभी वो कैनाल में है, एलिमेंट्री कैनाल में, अब मुझे उसे सेल तक पहुंचाना है, लिवर के सेल के पास, किडनी के सेल के पास, ताकि वो सेल्स इस ग्लूकोज से एनर्जी ले, तभी तो खाना खा के एनर्जी आती है। यानी इन सबको खून में भेजा जाएगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाएगा और खून इन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा, जो हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे, और बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाया जाएगा। यानी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड, absorbed into blood and transported to cells, absorbed into blood and transported to cells. yes, यहां पर विलय, माइक्रो विलय का रोल आएगा, yes, ताकि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। इसीलिए हमारी इंटेस्टीन में ऐसे फोल्ड्स होंगे, और हमारे वो जो सेल्स थे, याद है एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ाया था, सिंपल कॉलमनार माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये जो सब है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता था भरपूर भर भर के डिटेल में, इसीलिए उस चैप्टर का नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो अब डिलीट हो चुका है, कोई बात नहीं है। रेस्पिरेशन पर आने के लिए भी मुझे ये बताना जरूरी है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? मस्त एकदम झकास। तो जरा दिल 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 दे दीजिए कमेंट्स में। चल अब क्या होगा? अब बेटा ये जो ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है या फैटी एसिड है, जो भी हमने तोड़ा ताड़ी करी है, इससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी है। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन, C6, तो इन बॉन्ड्स में एनर्जी है, ये फोटोसिंथेसिस से बना है, इनके पास सन की एनर्जी है। अब हमें इसे भी तोड़ना है, इसे भी तोड़ना है। शायद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ब्रेक होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। पर वहां पर पूरा एक एक बॉन्ड नहीं टूटता एनारोबिक में, तो बहुत ज्यादा एटीपी नहीं मिलती, 2 ही एटीपी मिलती है, कम एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो एक एक बॉन्ड टूटेगा, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, इनमें सन की एनर्जी है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये सब अलग 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 हो जाएंगे। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, और ग्लूकोज में हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, यानी वाटर मिलता है। इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में, जहां ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। ठीक है, और प्लस मिलेगी हमें एटीपी। एटीपी एटीपी यही ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी करेंसी है बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन यूज होगा, ऑक्सीजन यूज होगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यानी ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय सेल्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स। ये जो ग्लूकोज वगैरह है, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करेगा सेल, ऑक्सीजन का यूज करेगा, और CO2 रिलीज होगी,
released by cells, released by cells, released by cells. स्टूडेंट्स, CO2 एक हार्मफुल गैस होती है, आपको मालूम है, जहरीली गैस है, हार्मफुल गैस है। तो मुझे सोचकर ये बताओ कि जब एक एक सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा होगा, किडनी सेल के अंदर, लिवर सेल के अंदर, स्टमक के सेल के अंदर, बॉडी के हर सेल को एटीपी एनर्जी की जरूरत है, तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो क्या आप चाहोगे कि इस CO2 को बॉडी के बाहर यानी एटमॉस्फेयर में एक्सेल कर दे, फेंक दे, थ्रो कर दे, रिलीज कर दे? यस या नो? बताइए, बताइए। सो have to be continuously released out, because it is harmful। और इसीलिए बेटा ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। सो दैट्स वाई, बिकॉज असर्शन रीजन। और क्योंकि ऑक्सीजन लगातार चाहिए टू ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स, क्या आप चाहोगे कि लगातार एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाई जाए? यस या नो? लिखकर बताइए। सो ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू सेल्स। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया कि ऑक्सीजन को लगातार सप्लाई करना है सेल्स को। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन यूज होती है इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे एनर्जी मिलती है। बेटा यहां पे ग्लूकोज टूट रहा है, ये कैटाबॉलिज्म है। बॉन्ड्स टूटेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स टूटेंगे। यहां पर एक वर्ड पे ध्यान दो, ये सारा एनसीईआरटी में लिखा है, ईच एंड एवरी वर्ड। इस वर्ड पे इनडायरेक्टली, इसे डायरेक्टली लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ईमानदारी से प्लीज मुझे जरा यस लिखकर या मी लिखकर बताइए, मी लिखकर बताओ कितने नादान परिंदे हैं जिन्होंने पहले कभी ये चैप्टर पढ़ा है, कहीं और, मुझसे नहीं, पर उनका ध्यान कभी एनसीईआरटी के अंदर इनडायरेक्टली वर्ड पर नहीं गया। जरा मी लिखकर बताइए। बेटा इनडायरेक्टली का ये मतलब है कि बहुत सारे स्टेप्स होंगे धीरे धीरे। वो ग्लूकोज के हाइड्रोजन में भी एनर्जी होती है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तभी तो उसे NAD को देके NADH2, FAD को देके FADH2 बनाते हैं, उनसे भी फिर 3 और 2 ATP बनती है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज को बस ऑक्सीजन दी और सीधे वो टूट गया, नहीं, इनडायरेक्टली स्टेप्स के थ्रू। क्या बात है, कितने सारे मी लिख रहे हैं। बस यही मेरा पर्पस होता है कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपकी टिप्स पर, आपके दिमाग के अंदर फिट कर दूं। चलिए अब बेटा ये जो एटीपी बनेगी, एनर्जी, दिस इज यूज्ड बाय सेल्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज। जो भी सेल के काम है उसमें फिर ये एनर्जी को यूज किया जाएगा। This is used by cells to perform activities या various functions, जो भी काम है। ये सब बात हम बाद में करेंगे। This is used by cells, ठीक है। स्टूडेंट्स इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन ऐसे होती है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ठीक है। 1 ग्लूकोज के लिए 6 ऑक्सीजन लगते हैं। जब ये टूटेगा पूरा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं बाहर और 38 ATP बनती है। ये 36 भी होती है, नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 32 भी होती है, पर वो सब बॉटनी में आपको पढ़ाया जाएगा, बॉटनी में। मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये जो सब सेल के अंदर हो रहा है इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इनका ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी
ऑक्सीजन यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसकी डिटेल्स बॉटनी में आप पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, नाम तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, पर वो सारे स्टेप्स ह्यूमंस में भी होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ओपी, ये सब एमबीबीएस में भी काम आएगा, फर्स्ट प्रॉफ में, बायोकेमिस्ट्री में ये सारी साइकिल्स काम आएंगी। अब मुझे आपका एक फुल कंसंट्रेशन चाहिए। सुनो सुनो बेटा, ये जो एक्चुअली ग्लूकोज टूटेगा ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसे तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। पर जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वाली हवा अंदर लेंगे लंग्स में, और लंग्स से CO2 वाली हवा बाहर फेंकेंगे, हम केवल O2 नहीं लेते, हम केवल CO2 नहीं एक्सेल छोड़ते, हम तो हवा ले रहे हैं, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, पर जो एटमॉस्फेयर की एयर आएगी उसमें O2 मोर है, और जो हमारे लंग्स से बाहर जाएगी उसमें CO2 मोर है कंपैरेटिवली। तो ये जो पहला स्टेप है, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, इसे सांस लेना यानी ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं। जैसे अपने कमरे में खिड़की होती है, उससे हवा अंदर आती जाती है, कमरे से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से रूम में, इसे वेंटिलेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड से सेल्स के पास जाएगी, या CO2 जो सेल ने प्रोड्यूस किया वो ब्लड में आएगी, फिर ब्लड से लंग्स के पास जाएगी, वो सब भी स्टेप्स होंगे। तब जाकर फाइनली सेल्स O2 को यूज करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। पर जो पहला स्टेप है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं ब्रीदिंग। सबको समझ में आया? चलिए आइए, तो ये लाइन अब मैं यहां पे लिखने वाली हूं, एक्सचेंज ऑफ O2, एक्सचेंज ऑफ O2। O2 कहां से आ रही है? एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। O2 आ रही है एटमॉस्फेयर से, हमें बॉडी के अंदर लेना है, लंग्स तक पहुंचाना है। और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी लेकर आ रही है, बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। इसे बाहर फेंकना है इनटू एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन लेनी है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर डालनी है, फेंकनी है, रिलीज करनी है। इसे पहला स्टेप कहते हैं ब्रीदिंग। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग। फिर कैसे एक्सचेंज होगा गैस का, वो सब धीरे धीरे दिखेंगे, सीखेंगे। ब्रीदिंग कॉमनली कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड। अब एक सेकेंड को मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनना। एक्चुअली तो इसे ब्रीदिंग कहते हैं, पर कॉमन भाषा में इसे रेस्पिरेशन कह देते हैं। एक्चुअली बेटा ये रेस्पिरेशन नहीं है। एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है? आखिरी स्टेप, जब सेल के अंदर ग्लूकोज टूटता है, ये वाला जो बताया था, ये एक्चुअली दिस इज रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर हो रहा है। पर कॉमन लैंग्वेज में हम रेस्पिरेशन कह देते हैं। एक्चुअली ये पहला स्टेप है ब्रीदिंग। यहां तक अगर समझ आ गया, मजे आ गए, आनंद आ गया, लिख लिया, तो जरा डन डनाडन डन कर दो। थैंक यू प्रीति, गॉड ब्लेस यू माय डियर। शमीम ने सबसे पहले लिख दिया डन डनाडन डन। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो अब आओ, सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, चलो हेडिंग डालो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आप कहोगे गुरुमा इसमें क्या पढ़ना है? हमें पता है हमारे अंदर लंग्स होती हैं, हमारे अंदर तो होती है। आओ बाकियों के अंदर क्या होता है? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। बेटा दो लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ दो। चलो आओ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को मालूम है जरा मी लिखकर भेजना। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी कि एनिमल किंगडम को 11 फाइला में डिवाइड करते हैं।
पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कितने बच्चों को मालूम है जरा बताइए बेटा? इनमें से पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल होता है। आई होप आपको मालूम है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है। नाउ टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के अंदर सीलेंट्रेटा आता है जिसे निडेरिया भी कहते हैं, इसमें हाइड्रा, अडैम्सिया, ओबेलिया वो सब आता है, और टीनोफोरा भी आता है जिसमें टीनोप्लाना वगैरह आता है। टीनोफोरा नहीं आता बेटा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं सिखाऊंगी। चलिए अब ऑर्गन बन जाते हैं प्लैटीहेलमिंथिस में। प्लैटीहेलमिंथिस, फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स इन्हें, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बार बार कह रही हूं। और फिर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनने लग गए थे राउंड वर्म यानी एस्केलमेंथिस से। एस्केलमेंथिस ऑर्गन सिस्टम, प्लैटी एंड एस्केलमेंथिस। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। चलो हाँ, इसमें टेप वर्म आता था फ्लैट वर्म में, बिल्कुल सही है। प्लानेरिया, ड्यूगेसिया जिसमें हाई रीजनरेशन था, सही है बेटा। इसमें एस्केलमेंथिस में बुकरेरिया जिससे फिलारियासिस होता है। चलो कोई नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यहां तक कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जैसे हमारे में लंग्स हैं, फिशेस में गिल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर का O2 लेंगे और एटमॉस्फेयर में CO2 डालेंगे। यहां अलग से कोई ऑर्गन नहीं है। ये मोस्टली पानी में मिलते हैं, कुछ लैंड पे भी मिलते हैं, ज्यादातर पानी में मिलते हैं, और पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। जहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाहर से अंदर ले लेंगे जहां कम है, और CO2 बॉडी के अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर, जहां कम है वहां डाल देंगे। अपनी सिंपल बॉडी सरफेस से, सिंपल बॉडी सरफेस से अलग से कोई ऑर्गन नहीं है। तो ये जो सारे मैंने पढ़ाए यहां तक के फाइला, इनमें नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई अलग से प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑर्गन नहीं मौजूद है। नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बस बॉडी सरफेस जो है, थ्रू बॉडी सरफेस गैस का एक्सचेंज हो जाता है, थ्रू बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैस मूव कर जाएगी थ्रू बॉडी सरफेस, सरफेस से। अब ऑर्गन सिस्टम के ही अंदर बेटा, ऑर्गन सिस्टम के ही अंदर एनालिडा भी आता है। एनालिडा जिसमें अर्थवर्म, केचुआ आता है, अर्थवर्म। एग्जाम्पल अर्थवर्म। बेटा अर्थवर्म में प्रॉपर स्किन बनती है, स्किन, स्किन मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। इसे क्यूटिकल भी कहते हैं, क्यूटेनियस वर्ड स्किन के लिए यूज करते हैं। याद है फ्रॉग पढ़ा था, फ्रॉग में भी स्किन के थ्रू O2 CO2 एक्सचेंज होता है, उसे क्यूटेनियस कहा था। मेरे प्यारे नादान परिंदों, एनालिडा जैसे अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन बनती है, प्रॉपर मॉइस्ट, मॉइस्ट रहनी चाहिए। याद है फ्रॉग में भी मैंने कहा था तेल चढ़ा मेढक, मॉइस्ट होना चाहिए ताकि गैसेस उसमें घुल के जल्दी ट्रांसफर हो सके, वो यहां पर होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है बेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा, मुझे पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, फाइलम। इसके अंदर 3 मेन क्लासेस हैं, और भी होती है, 3 मेन है। एक होता है क्रस्टेशिया, एक होता है अरैक्निडा, अरैक्निडा, और एक इंसेक्टा, 6 पैर वाले जिसमें कॉकरोच भी था, इंसेक्टा। बेटा क्रस्टेशिया में केकड़ा और झींगा, क्रैब, प्रॉन्स ये सब आते हैं। अरैक्निडा में मकड़ी और बिच्छू यानी स्पाइडर, स्कॉर्पियो ये आता है। और इंसेक्ट में मक्खी, मच्छर, कॉकरोच ये सब आते हैं, कॉकरोच।
स्टूडेंट्स ये जो क्रैब प्रॉन्स हैं, क्रैब प्रॉन्स, ये एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक। इनके अंदर बुक गिल्स, सॉरी ब्रैंकियल गिल्स मिलते हैं, गिल्स, मछली जैसा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है तो पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, हमने फ्रॉग में देखा था। स्किन के थ्रू है तो क्यूटेनियस बोलते हैं। ऐसे ही गिल्स के लिए ब्रैंकियल वर्ड यूज करते हैं। तो क्रैब प्रॉन्स में ब्रैंकियल यानी गिल्स के थ्रू होगा। अरैक्निडा जो है, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, इनमें बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स, बुक लंग्स। और कॉकरोच में कितने स्टूडेंट्स को याद है ट्रेकियल सिस्टम पढ़ा था? याद है बेटा? 10 जोड़ी, 10 पेयर स्पेरिकल्स थे हमारे नॉस्ट्रल्स की तरह। फिर ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स में सब डिवाइडेड थे और डायरेक्ट O2 CO2 का सेल के साथ एक्सचेंज था। ब्लड का कोई रोल नहीं था। याद आ रहा है? ठीक है एलिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बस देखते जाओ, एक बार नोट्स कंपेयर करते जाओ, कोई न्यू पॉइंट मिले तो लिख लेना। एक और इसमें आता था बेटा, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा हो, लिम्यूलस, इसे किंग क्रैब बोलते हैं, जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल है, अगर आपको याद हो। आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही आता है बेटा, एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी इसकी डिटेल्स। इसमें बुक गिल्स मिलते हैं, बुक गिल्स। ये सब स्पेशल ऑर्गन्स बन गए हैं स्टूडेंट्स। तो जो पानी वाले केकड़ा, झींगा, क्रैब, प्रॉन्स, उनमें ब्रैंकियल यानी गिल्स हैं। अरैक्निडा, मकड़ी, बिच्छू, बुक लंग्स है। और इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम या ट्रेकियल टिब्यूल्स हमने पढ़ा था। लिमिलस के ये सब पढ़ाऊंगी बेटा आपको, एनिमल किंगडम में बताऊंगी। यहां तक अगर लिख लिया तो जरा डन डनाडन डन कर दो। जल्दी से। हिमांशु बेटा कुछ भी नहीं समझना, न्यू ज्वाइनिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे नादान परिंदे, ये सबके लिए न्यू है। पुराना बैकलॉग आपका क्लियर करवा देंगे, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं उसके लिए। बेटा ये बिल्कुल इजी है, अगर पहले एनिमल किंगडम पढ़ा है तो थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, ये लर्न करना है अपने को, ये याद करना है, फैक्ट्स हैं। ठीक है चल, अब ऑर्गन सिस्टम में और आगे जो आता है वो आता है मोलस्का। मोलस्का, तो मैं काम करती हूं, मैं डॉट लगा देती हूं, ये सब ऑर्गन सिस्टम में ही आएंगे। मोलस्का, मोलस्का बेटा, मोलस्का में गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स, टिनिडियम गिल्स बोलते हैं, इसमें सी साइलेंट है, साइलेंट, टिनिडियम गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। अगर कभी एनिमल किंगडम पढ़ा हो तो मोलस्का, जिसमें पाइला, एप्पल स्नेल आता है, ऑक्टोपस आता है, इनमें टिनिडियम गिल्स, फेदर लाइक गिल्स एनसीईआरटी में लिखा है। बेटा बुक लंग्स एक ऑर्गन है, बस इतना याद रख ले, एक ऑर्गन है। ठीक है चलो, अब इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश आती है, ऑफियूरिया आता है। बेटा इसमें अगर आपको याद हो, अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं था, इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम था। बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी, इन सब का मतलब वाटर वस्कुलर सिस्टम, उसी के थ्रू O2 CO2 एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, वो सब कुछ होता था। नहीं आता तो कोई बात नहीं है बेटा, इसमें ट्यूब फीट भी थे, अभी आपको लर्न करना पड़ेगा। एनिमल किंगडम में इसकी डिटेल पढ़ाऊंगी, डायग्राम बनाऊंगी। देन हेमिकॉर्डेटा, नेक्स्ट फाइलम। बेटा एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है कि गिल्स के थ्रू होता है एनिमल किंगडम में, गिल्स, गिल्स। ये मेरीन वाटर में मिलते हैं बेटा, खारे पानी में, एक्वाटिक हैं सारे। हाँ यस, इकाइनोडर्मेटा में सी कुकुम्बर भी आता है, यस, कुकुमेरिया बोलते हैं उसे। सी अर्चिन आता है, इकाइनस, ऑफियूरा आता है, ब्रिटल स्टार। चलो अब बेटा हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा आता है। कॉर्डेटा में सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा आता है, जिसे ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा आता है, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा।
उसके बाद वर्टिब्रेटा आता है। ये सारे कॉर्डेट्स हैं, सब में नोटोकॉर्ड मिलती है, पर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में यहां कन्वर्ट होती है। आई होप आपको पता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है नादान परिंदों, मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी। इसमें सैड यानी साल्पा, एसिडिया और डोलियोलम एग्जाम्पल थे। इसमें ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट या एम्फिऑक्सस कहते हैं, वो एग्जाम्पल था। कितने बच्चों को याद आ रहा है ये सब, जरा बताइए। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर बेटा साइक्लोस्टोमेटा थी, साइक्लोस्टोमेटा क्लास, पेट्रोमाइक्सॉन और मिक्सिन आती थी, अगर याद हो, अगर याद हो। ये वर्टिब्रेट्स में आते थे सारे। और फिर आती थी मछली, पाइसेस यानी ट्रू फिशेस, मछलियां। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, फिशेस, फिशेस। याद है? चलो, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे जैसे श्रुति ने लिखा है, व्हाइट डेविल ने लिखा है, नहीं आता है, कोई बात नहीं नादान परिंदों, लर्न करना पड़ेगा। 2-3 बार जोर जोर से बोलोगे याद होगा। और बाकी एनिमल किंगडम में भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। नेहा मिश्रा बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एक एक शब्द एनसीईआरटी की लाइन है, जो एनसीईआरटी से बाहर का होता है वो मैं खुद लिखवाती हूं, पर उससे भी पीवाईक्यू आया होता है। इसका मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ये तो एनिमल किंगडम के अंदर भर भर के लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यूरोकॉर्डेटा मैं मतलब नहीं बेटा, देखो जिसको नहीं आता है वो छोड़ दो, वो लर्न करना, जिसको नहीं आता है उसको याद करना है। चल बेटा, यहां से अगर मैं बात करूं ना, यहां से यहां हेमिकॉर्डेटा से, यहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, हेमिकॉर्डेटा से यहां तक, पाइसेस तक, इन सब में गिल्स मिलते हैं, इन सब में गिल्स मिलते हैं, इन सब में। ये सब पानी में मिलते हैं, पानी में। ये मेरीन वाटर में ही मिलता है, सी, ओशियंस, खारा, सॉल्टी वाटर, ये भी मेरीन वाटर में ही मिलते हैं, ये भी मेरीन वाटर में ही मिलते हैं। ये वाले एनिमल्स कभी रिवर, पॉन्ड, लेक, फ्रेश वाटर या लैंड पे नहीं मिलेंगे, ये भी पानी में ही मिलते हैं। मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इन सब के अंदर गिल्स हैं। जरा चैट में लिख के भेजो बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। हम कह रहे हैं कि गिल्स एक ऐसा ऑर्गन है जो एटमॉस्फेयर, इनका एटमॉस्फेयर पानी है, पानी, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसे लेगा, इनकी बॉडी के अंदर डालेगा ताकि सेल्स तक पहुंचे, ग्लूकोज टूटे, और जो CO2 बॉडी के अंदर है उसे पानी में डालेगा। तो जरा सोचकर बताओ मुझे कि गिल्स वाले एरिया में ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, यस या नो? बताओ बताओ, सोचो 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 सोचो। भाई ऑक्सीजन जो आएगी उसको ब्लड को दिया जाएगा, ब्लड सेल्स तक लेकर जाएगा, हिंट दे रही हूं। और टिश्यूज ने, सेल्स ने जो CO2 प्रोड्यूस किए वो ब्लड में डाली जाएगी, ब्लड गिल्स तक लेकर आएगा। तो गिल्स के पास ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, यानी गिल्स होते हैं हाईली वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। इसे लेस वस्कुलर लिख देंगे, ए वस्कुलर लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, रिच ब्लड सप्लाई, उस ब्लड के थ्रू ही तो O2 CO2 ट्रांसपोर्ट होगी। यस। अब वर्टिब्रेटा में और क्या आता है? वर्टिब्रेटा में एम्फीबिया आता है, एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया यानी रेप्टाइल्स आते हैं, देन बर्ड्स जिसे एविज बोलते हैं वो आते हैं, और फिर जिनमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम भी आते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली सब आते हैं, यानी मैमल्स। मैमल्स, एम्फीबिया जैसे फ्रॉग लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है फ्रॉग। बेटा फ्रॉग के अंदर हमने पढ़ा है कि जब फ्रॉग समर स्लीप में जाता है, जो न्यू स्टूडेंट्स है उन्हें अभी नहीं आएगा, पुराने बच्चे जानते हैं, भर भर के डिटेल में पढ़ाया है। जब फ्रॉग समर स्लीप में जाता है यानी एस्टिवेशन, या जब फ्रॉग सर्दियों में सोने जाता है, बहुत सुअक्कड़ है, कुंभकर्ण बहुत सोता है, हाइबरनेशन,
या जब फ्रॉग पानी के अंदर होता है, इनसाइड वाटर, तो कैसे होता है O2 CO2 एक्सचेंज? ओनली थ्रू स्किन, ओनली थ्रू स्किन। कितने बच्चों को याद है ये बात? ओनली थ्रू स्किन, मॉइस्ट स्किन। याद है म्यूकस ग्लैंड्स थे, स्किन, यानी इसे हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा था। स्किन के थ्रू क्यूटेनियस वर्ड यूज करते हैं। कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? क्यूटेनियस, स्किन के थ्रू। यस, याद आ रहा है सबको? लेकिन जब फ्रॉग लैंड पे होता है, ऑन लैंड, ऑन लैंड, ऑन लैंड, तो क्यूटेनियस तो होता ही है, स्किन के थ्रू तो होता ही है। बक्कल कैविटी की एपिथेलियम से भी O2 CO2 एक्सचेंज होती थी और लंग्स के थ्रू भी होता था। पल्मोनरी कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी। 3 तरीके थे। ये सब बेटा हमने बहुत डिटेल में फ्रॉग के अंदर पढ़ा था, फ्रॉग में। और जो फ्रॉग का लार्वा था, लार्वा, जिसे हमने टैडपोल कहा था, टैडपोल, उसके अंदर भी बेटा एक तो स्किन के थ्रू हुआ था और एक मछलियों की तरह गिल्स मिलते हैं, गिल्स। स्किन मतलब वही क्यूटेनियस और गिल्स मतलब ब्रैंकियल। जितने न्यू स्टूडेंट है उन्हें नहीं आएगा बेटा, बाकी सबको फ्रॉग वाली चीज समझ आ रही होगी, आई होप। बेटा ये जो तीनों ग्रुप्स हैं, देखो सुनो, फिशेस में ओनली गिल्स है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में ओनली लंग्स हैं जिनके थ्रू O2 CO2 एक्सचेंज होगा। फ्रॉग में अलग अलग तरीके हैं, इनमें मिलेंगे ओनली लंग्स, ओनली लंग्स, ओनली लंग्स। यानी ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं बेटा मोस्टली, और इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी। पानी जहां ज्यादा है वहां गिल्स मिल रहे हैं, लैंड के एरिया में लंग्स का रोल ज्यादा आ रहा है। मुझे जरा सोच कर बताओ बेटा कि लंग्स जो हैं वो हाईली वस्कुलर होनी चाहिए या एवस्कुलर होनी चाहिए? सोचो। लंग्स, गिल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, कैसे बैग्स, थैले होने चाहिए या स्ट्रक्चर होना चाहिए लंग को। बेटा लंग का काम है एटमॉस्फेयर की O2 अंदर लेना और CO2 बाहर फेंकना, पर उस O2 CO2 को, गैसेस को खून के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, तो उन्हें भी तो ब्लड तक पहुंचाया जाएगा, यानी यहां पर भी हाई ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो बेटा लंग्स भी हाईली वस्कुलर होनी चाहिए, स्किन भी हाईली वस्कुलर होनी चाहिए, गिल्स भी हाईली वस्कुलर होना चाहिए। जहां पर भी O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है, जो भी उसका ऑर्गन है, वहां पर ब्लड सप्लाई रिच होनी चाहिए। राखी, टुडे इज योर हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू माय डियर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। खूब खुश रहो, खूब ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपको हमेशा सही रास्ते पे रखें, और बढ़िया अपना दिन एंजॉय करना, बट क्लासेस जरूर कंप्लीट कर लेना वरना बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू माय डियर, हैप्पी बर्थडे। हो गया सबका? डन 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 कर दो, डन 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 डन। लिख लीजिए बेटा। एक न्यू स्टूडेंट जो है वो कह रहा है मैम लिखने का टाइम दो। बेटा साथ साथ लिखना है, 50%, 60%, 70% जितना भी हो रहा है। ये मेरे सारे बाकी के नादान परिंदे को भी प्रॉब्लम आती थी, बट वो उनको भी मैंने यही एडवाइस दी, उन्होंने मानी, और आज देखो वो मेरे साथ साथ लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। 2, 4, 5 क्लासेस में आप भी मेरे साथ ऐसा ही कर पाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर बुक भी ले सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट या PW स्टोर से, तो उसमें भी आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंसाइज्ड फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। चलो आ जाओ। हो गया बेटा सबका? यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं नादान परिंदों कि अगर पानी है तो मेनली गिल्स था, लैंड है
तो लंग्स हैं, यानी हैबिटेट पे डिपेंडेंट है, हैबिटेट पे, हैबिटेट। और दूसरा लेवल कौन सा है, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट, लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। आ गए मजे? जरा डन 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 कर दीजिए। चलिए लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो नादान परिंदों। चलिए अब आइए हम एक बार एक चीज और लिख लेते हैं, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू। गिल्स, लंग्स और स्किन। बेटा लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वर्ड यूज करेंगे, स्किन के लिए क्यूटेनियस वर्ड यूज करेंगे और गिल्स के लिए ब्रैंकियल वर्ड यूज करेंगे। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मतलब गिल्स ऑर्गन है जिसके थ्रू O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है विद द एटमॉस्फेयर। क्यूटेनियस मतलब स्किन ये काम कर रही है और पल्मोनरी मतलब लंग्स के थ्रू हो रहा है। इतना अपने को आना चाहिए, नोट कर लो। हो गया? चलिए अब आ जाओ नादान परिंदों, एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। आ जाओ एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। चलो करें शुरू। दृष्टि कह रही है आई एम स्लीपी फॉर सम रीजन। दृष्टि फटाफट से अभी के अभी उठो और आसपास में जहां भी वॉश बेसिन है जाओ, झप 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 पानी डालो और एक छोटी सी, सारे बच्चों को मैं बता रही हूं, एक छोटी सी स्प्रे बॉटल ले लो। Amazon पे भी आ जाएगी या कोई परचूनी की दुकान पे मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, छोटी सी स्प्रे बॉटल आती है, उसको भर के बैठो अपने साथ। ठीक है, पानी की बॉटल रखो, थोड़ा भी नींद आए हल्का हल्का सा पानी सिप कर लिया, 1 सेकेंड उठ के चलकर फिर वापस आ गए। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें करनी है। चलिए, एज यू हैव रेड अर्लियर, अर्लियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर के पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो चुका है, इसीलिए। Oxygen is used by organism to indirectly break down nutrient like glucose and to derive energy for performing various activities indirectly. Carbon dioxide harmful है, this is released during the above catabolic reaction. इसे anabolic लिख देंगे, wrong हो जाएगा। It is therefore evident, इसीलिए ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द सेल, और CO2 जो प्रोड्यूस की है सेल्स ने, इट हैज टू बी रिलीज्ड आउट। ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, इसे ब्रीदिंग बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये कहते हैं कि अपना हाथ चेस्ट पर रखिए तो आपको चेस्ट ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, ये ब्रीदिंग है, सांस लेना है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्रीदिंग का तरीका इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ाया जाएगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी करता है अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, और ये डिपेंड करेगा हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं लोअर वाले, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, यहां नहीं लिखा, टीनोफोरा, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, वहां पर O2 CO2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से होता है। एनेलिडा जैसे अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल यानी स्किन यूज करते हैं, और इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी ट्रेकियल ट्यूब्स का सिस्टम होता है विद इन द बॉडी। स्पेशल वस्कुलर स्ट्रक्चर गिल्स होते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, इसमें क्रैब, प्रॉन्स, क्रस्टेशिया आ गया एंड मोलस्क आ गया, जबकि वस्कुलर बैग्स लंग्स जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स मेनली यूज करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस गिल्स यूज करती हैं, रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स लंग्स यूज करते हैं, और एम्फिबियन लाइक फ्रॉग्स जो हैं दे कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, यानी लंग्स प्लस बक्कल कैविटी प्लस मॉइस्ट स्किन।
मैमल्स का एक बहुत बढ़िया वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एक एक शब्द समझ में आ रहा है? एक एक शब्द समझ आ रहा है नादान परिंदों? चलो यहां पर एक बात और लिख लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या करवा रहा है? O2 CO2 एक्सचेंज करवा रहा है, वही तो ब्रीदिंग है। ठीक है, तो आप कहो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड्स ऑन दिस, या कहो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन दिस, यानी इट वैरी अमंग ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किसी में गिल्स हैं, किसी में मॉइस्ट स्किन के थ्रू, किसी में लंग्स के थ्रू, किसी में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, बस बॉडी सरफेस के थ्रू। वैरी, इसे सेम लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो जाए तो जरा डन डनाडन डन कर दो। अब स्टूडेंट्स, कायदे से हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करना है। आप क्या चाहते हो, मैं अभी शुरू कर दूं कि अगली क्लास कल ही शुरू करें? बेटा अपन 5-7 मिनट ही बचे हैं अब। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अपन रहने देते हैं। आज नए स्टूडेंट्स भी आए हैं। ठीक है, अच्छा एक ने लिखा है तो मैम उनके लिए जल्दी छोड़ दो। वाह वाह वाह, करो ट्राई। फिर तो और देर तक पढ़ाना चाहिए, उनको लगना चाहिए गुरु माँ खूब देर पढ़ाती है। बेटा 12th क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब ये अर्थ बनी थी उस समय पर फ्री O2 नहीं था। वो ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन के साथ जुड़ के, कार्बन के साथ जुड़कर, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, फ्री नहीं थी। यानी उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हो ही नहीं सकते थे, ऑक्सीजन फ्री थी ही नहीं, उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए पहले एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स आए थे। ये बात 12th क्लास इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है, ये सब नहीं आएगा बेटा, छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं है। अभी नहीं बनेगा, ह्यूमन सिस्टम पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो कोई नहीं। आपका लीडर बोर्ड दिखा दूं एक बार, ये है बेटा इम्यूनिटी बूस्टर बुक, ये आप ले सकते हो। ये मल्टीपल रिविजन्स में सिंप्लीफाइड हैंड रिटन नोट्स, बहुत मजे से पूरी बॉटनी, पूरी जोलॉजी, सारे टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, एनसीईआरटी सब कुछ इसमें कवर्ड है। अगर आप थोड़ा थोड़ा 12th भी रिवाइज करना चाहते हो साथ में, जिन्होंने पहले, क्योंकि ड्रॉपर बैच है, पढ़ रखा है, अच्छे मार्क्स हैं, आप करना चाहते हो तो ये बुक बहुत हेल्प कर सकती है। चलो, तो सारे नादान परिंदों, अब होमवर्क में आपको क्या करना है, बड़ा ध्यान से सुनो। आज का लेक्चर अच्छे से लर्न करना और खुद एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। बेटा डीपीपी में अभी नहीं बोलूंगी सॉल्व करने को, क्योंकि डीपीपी में फर्स्ट क्लास में, क्योंकि हमने कुछ कॉकरोच का पार्ट भी लिया है तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाई, वरना डीपीपी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो अभी आप रहने देना। मॉड्यूल अगर आपके पास में है तो आप आज वाला टॉपिक पढ़ लेना, वैसे उसकी जरूरत नहीं है इतनी, सच बताऊं आपको आज केवल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को मेनली लर्न करना है। मैंने इस तरह से लिखा है कि पूरा एनिमल किंगडम भी कवर हो गया। एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइला में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, मैंने सारे एक साथ लिखवा दिए, तो आपको कंपैरिजन करके बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं आपको ऑलरेडी समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर और पॉडकास्ट लेक्चर दे चुकी हूं। कितने स्टूडेंट्स ने उसे यूज करा है, जरा मी लिखकर भेजिए प्लीज। कितने स्टूडेंट्स ने यूज करा है बेटा? मैंने पहले ही डलवा दिया था। समरी लेक्चर, पॉडकास्ट लेक्चर, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता रही हूं मैं, ये पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, ये आप
यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, सॉरी ये आप यूज कर सकते हो बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। वैसे क्लास में भी हम क्वेश्चंस देते हैं, डीपीपीज होती हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया सबने? इतने सारे में लिख कर आ रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन। और अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। यस, तो ये हमारे पास जो आपका टेस्ट हुआ था 2 अगस्त को, यकीन 2.0 2027 का सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली टेस्ट, उसके टॉपर्स के नाम हैं। तो फर्स्ट रैंक है एम्स डॉक्टर सुजीत एस सज्जन, सेकेंड है XYZ और थर्ड है रितिका। तीनों 715 नंबर हैं। ये है 3 टॉपर्स। है कोई क्लास में इनमें से आज? दिशा, प्रशांत, सौविक और शुभंकर सबके 715 है। अनिका, ऋषभ, ओजस्वी 710। कीप पुशिंग, योर ड्रीम कॉलेज इज वेटिंग, एवरी टेस्ट मेक्स यू बेटर। क्या बात है। वर्मा, यस गुरुमा लिखा हुआ है, वर्मा। रिद्धिमा, रिद्धिमा का नाम ये रही, कहां गई रिद्धिमा? रिद्धिमा का नाम तो है नहीं इसमें। 649, 654, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। फेक है? नहीं नहीं फेक नहीं है, मेरे पास टीम ने लगा के दिया है ये मेरे को बेटा। 705, 696, 624, थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को, इस लिस्ट में आना है, ये हमारा टारगेट है। 638, 640, 679, 660, 707, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। डिसहार्टन नहीं होना, डिसहार्टन नहीं होना, होप्स लूज नहीं करनी, दुखी नहीं होना, टेस्ट एनालिसिस करना है। आपको नेक्स्ट क्लास में टेस्ट एनालिसिस सिखा दूंगी, शायद नहीं सिखाया है ना। यूट्यूब पर वैसे मेरे नाम से सर्च करोगे टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा। टेस्ट का एनालिसिस करना है, 1-1.5-2 घंटे लगेंगे, संडे को कर लेना आराम से। हर टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करना है, उससे बहुत इंप्रूवमेंट होगा मार्क्स का। कल मुझे याद दिलाना, मैं टेस्ट एनालिसिस क्लास में एक बार बता दूंगी। 4x4 टेक्निक भी इस वीक में पक्का बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो बहुत 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 अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आए हैं। जिनके कम मार्क्स भी हैं प्लीज दुखी मत होइए, अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। ऐसा होगा कि कुछ बच्चे आगे जाएंगे, कुछ बच्चे थोड़ा पीछे आएंगे, तो अंत तक वही स्टूडेंट टिकता है जो लगातार अपनी गलतियों को देखता रहता है, समय वेस्ट नहीं करने पर फोकस रखता है और एक शेड्यूल्ड वे में, प्लान्ड वे में पढ़ाई करता रहता है। जितने भी नए नादान परिंदे हैं वो प्लीज संडे को शुरू के जो 3-4 लेक्चर्स हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, उनके स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स, केवल शुरू के 10-15 मिनट 1.5-1.6x की स्पीड पे सुन लेना। वहां पर बेटा मैंने MCD लिस्ट बनाना सिखाया है, जागृति डायरी, उसको जरूर फॉलो करना और उसको बनाना शुरू कर देना। चाहो तो आज भी देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के नाम इस टॉपर्स की लिस्ट में चाहिए। मुझे मेरे नादान परिंदों को पुश और थोड़ा सा करना है, अपने आप से बेहतर बनना है। 2 नंबर सही, 3 नंबर सही, एक गलती कम करना, एक राइट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना, थोड़ा थोड़ा सा। बैकलॉग वालों के लिए बेटा कुछ बहुत अच्छा सोच रही है टीम, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, बिल्कुल आपका बैकलॉग क्लियर करवाते हैं। तो आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। गाने की फरमाइश आ रही है। गला तो बहुत बैठा है, पर नादान परिंदों की बात कैसे टालूं? कौन सा गाना गाऊं? बोलो, मेरे दिमाग में कौन सा आ रहा है? मैं सच्ची बताऊं, मेरे दिमाग में कौन सा आ रहा है? बड़ा पता नहीं तुमने सुना है या नहीं, अभी जो जस्ट आया सोचते, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी तो जस्ट एकदम से आया। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे,
हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा। तो बेटा ऐसे ही सफर कट जाएगा, हम साथ मिलकर चलते रहेंगे और वो मंजिल भी जल्दी ही हमें सामने दिखेगी, जहां पर हमारे कंधे पर वाइट एप्रन होगा, हाथों में स्टेथोस्कोप होगा, रिजल्ट सेलिब्रेशन का दिन होगा और हम और आप मिलकर अपनी सेल्फीज खिंचवा रहे होंगे। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो वेरी मच। कल हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट।